नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा है दोस्तों, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपने बारे में बहुत गहरी चीज़ समझ में आएगी। इसमें मैंने बात की है ह्यूमन स्पॉन्ज बनने की। बेसिकली एक स्पॉन्ज एक स्पीसीज़ है जो बहुत बहुत पुरानी स्पीसीज़ है धरती पर, शायद सबसे पुरानी, और वो कैसे सर्वाइव की वो आपको दिखाई देगा। उसके बाद इस वीडियो में आपको मेलोडी हॉब्सन नाम की एक छोटी सी बच्ची जो बहुत गरीब परिवार से थी, वो बाद में बहुत बहुत सक्सेसफुल हुई, तो उसके अंदर में ये क्वालिटी थी, वो एक तरह से ह्यूमन स्पॉन्ज हो गई थी। और फिर इस वीडियो के एंड तक आई होप कि आपको समझ में आ जाए कि जो दुनिया में इतना प्रोग्रेस हुआ है, ग्रोथ हुआ है, वो पार्शियली इसलिए हुआ बिकॉज क्रिश्चियनिटी का एक नया ब्रांच चालू हुआ। प्रोटेस्टेंट्स बोलते हैं उनको, और जहाँ जहाँ पर प्रोटेस्टेंट्स थे वहाँ वहाँ पर बहुत ग्रोथ हुई। पर्सनली मुझे इतना स्ट्रॉन्ग फील हुआ इस वीडियो को बनाते हुए, पढ़ते हुए बच्चों के साथ में, कि मैं एकदम सही चीज़ कर रहा हूँ मेरे घर के लिए, मेरी सोसाइटी के लिए, और इन जनरल पूरी दुनिया के लिए। एवरीबडी हैज़ टू अंडरस्टैंड द लेसन ऑफ बीइंग अ ह्यूमन स्पॉन्ज। ये सीरीज़ है दोस्तों हिडन टैलेंट की, जिसको आप डी के ब्रेन्स पे जा कर के देख सकते हैं। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो स्पॉन्ज होता है समंदर के अंदर में, उसकी कुछ ख़ास क्वालिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत क्वालिटीज़ हैं। आप उसको अच्छे से समझ गए और ज़िंदगी भर याद रखा, तो आपके टैलेंट को बाहर निकलने में कोई नहीं रोक सकता। ऑल द बेस्ट, स्टार्ट करिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं हिडन टैलेंट। मुझे लगता है कभी कभी कि मैं बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ, और जब मुझे लगता है कि मैं बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ और मेरे आसपास के लोगों को नहीं लगता, तो गुस्सा आता है। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम कोई काम कर रहे हैं, बहुत मन से कर रहे हैं, और आसपास के लोग बहुत कैजुअली कर रहे हैं, बहुत सीरियसली नहीं कर रहे हैं, तो गुस्सा आता है। तो उस टाइम पर हमको ये सोचना चाहिए कि जो हमारे साथ हैं वो तो तर जाएंगे, लेकिन जो नहीं है वो पीछे रह जाएंगे। अपने टैलेंट को खोजने के लिए जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उसका नाम है ह्यूमन स्पॉन्जेस। ह्यूमन स्पॉन्जेस, बिल्डिंग द कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब एंड अडेप्ट। अपने अंदर में कैसे आप कैपेसिटी डेवलप कर सकें ताकि आप सोख सकें, एब्जॉर्ब कर सकें और अडेप्ट कर सकें, अपने आप को परिस्थिति के हिसाब से बदल सकें। एक तो होता है थॉट्स का शेयरिंग, दूसरा होता है इमोशंस का शेयरिंग, और तीसरा होता है लाइफ का शेयरिंग। थॉट्स, इमोशंस और लाइफ। ज़्यादातर लोग दुनिया में थॉट्स शेयर करते हैं, इमोशंस और लाइफ शेयर नहीं कर पाते। तो ऐसे लोग बहुत जल्दी डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि आज की टीचिंग के साथ ऐसा हो। और जिनका इमोशंस भी शेयर होता है, वो साथ में एक टीचिंग को ग्रो कर सकते हैं। और जब लाइफ शेयर करते हैं तो आप साथ में ग्रो कर सकते हैं। टीचिंग खाली नहीं, आप साथ में ग्रो कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। आज मैं वही चाहता हूँ कि हम लोग साथ में इस टीचिंग को आज तो पढ़ें, लेकिन इसी के साथ साथ हम लाइफ में भी साथ में ग्रो करें एक साथ। लियोन सी मैगिनसन कहते हैं, इट इज़ नॉट द मोस्ट इंटेलेक्चुअल ऑफ द स्पीसीज दैट सर्वाइव्स। कि इस दुनिया में जो स्पीसीज सर्वाइव करती हैं, जो बच जाती हैं प्रजातियाँ, ये वो वाली नहीं हैं जो सबसे समझदार है। इट इज़ नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑल्सो, और वो प्रजातियाँ भी नहीं बचती जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होती हैं। कौन सी बचती हैं? द वन दैट इज़ एबल टू बेस्ट अडेप्ट। वो सर्वाइव करती हैं स्पीसीज़ जो परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढाल पाती हैं। अब समझते हैं ढालना क्या होता है। नियरली 500 बिलियन ईयर्स अगो, 500 बिलियन ईयर्स अगो मतलब तो तकरीबन 100 करोड़ साल पहले द फोर्स ऑफ नेचर रेक्ट हैवॉक ऑन आवर प्लैनेट।
कि जो नेचर का फोर्स था, पता नहीं भूकंप था कि या कोई और ग्रह आकर के धरती पर कोलाइड किया, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन उसने पूरी धरती को तहस नहस कर दिया। बड़े बड़े वॉल्केनो निकले और उसकी वजह से पूरे हवा में राख हो गई पूरी धरती पर, और समंदर में ढेर सारा फास्फोरस बहा। मैसिव ग्लेशियर्स फॉर्म्ड एंड मेल्टेड, बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ बने और फिर बाद में मेल्ट हो गए, पिघल गए। एंड ऑक्सीजन लेवल्स प्लंज्ड एंड देन स्पाइक्ड, और पूरी धरती पर ऑक्सीजन लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ा, फिर ख़त्म हो गया। धरती पे जितनी भी उस समय प्रजातियां थीं, जानवर, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, सब उसके 75% स्पीसीज ख़त्म हो गई। इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट एंड द वर्स्ट मास एक्सटिंक्शन इवेंट इन द हिस्ट्री। ये दुनिया का एक बहुत शुरुआती का और सबसे बड़ा ख़राब मास एक्सटिंक्शन था। लोग मारे गए। ये उसके सामने हिटलर का करोड़ों लोगों को मारना कुछ नहीं था। पूरी प्रजाति ख़त्म हो गई। इसको कह सकते हैं प्रलय, महाप्रलय आ गया धरती पर। आपने पढ़ा होगा कि कुछ 100 साल पहले डायनासोर्स ख़त्म हो गए थे। 100 नहीं, कुछ मिलियन साल पहले। उससे भी बड़ा था ये। डायनासोर जानते हैं कितने बड़े बड़े होते थे? कितने? उनके सामने हाथी जब चलते थे तो लगते थे जैसे इंसान के बगल में खरगोश चल रहे हैं। इंसान के बगल में जब खरगोश चलेंगे तो इतने ही बड़े डायनासोर लगते थे, उनके सामने हाथी छोटे छोटे खरगोश लगते थे। वो ख़त्म हो गए। उससे भी बड़ा ये महाप्रलय था धरती पर। स्ट्रेंजली दो देयर वाज एटलीस्ट वन स्पीसीज दैट डिडंट जस्ट सर्वाइव, इट थ्राइव्ड। लेकिन अजीब बात है, इसके बावजूद एक स्पीसीज थी जो खाली सर्वाइव नहीं की, खाली बची नहीं, वो थ्राइव की, वो और बढ़ी। खूब बड़ी बड़ी समंदर में जंगल बन गए। उसको बोलते हैं सी स्पॉन्ज के, समुंदर का स्पॉन्ज। खूब अच्छे से फ्लरिश किया और बढ़ा। कोई स्पॉन्ज बॉब है जिसके कार्टून है, अच्छा, वो इंटरनेट पे तो अभी आया है। उससे बहुत पहले पूरी समंदर को, पूरे महासागरों को किसने रूल किया? स्पॉन्जेस ने। जंगल का राजा शेर माना जाता है। पौधों का राजा पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा पौधे कौन सा स्पीसीज है? घास। पूरी दुनिया में फैली है। खूब बड़ी बड़ी घास हो जाती है, अगर कहीं आप ना जाएं तो खूब आसानी से सर्वाइव करती है। ऐसे ही उससे भी ज़्यादा ताकतवर है सी स्पॉन्ज, जो पूरे समंदर में फैला हुआ है। अपॉन डिस्कवरिंग सी स्पॉन्जेस, साइंटिस्ट्स अज्यूम्ड दैट दे वर प्लांट्स। जब देखा गया सी स्पॉन्ज को तो साइंटिस्ट लोगों को लगा ये पौधे हैं। दे ऑफन शेप्ड लाइक बुशेस, उनकी शक्ल भी पौधों की तरह होती है, बुशेस की तरह। दे आर ऑलमोस्ट इंटायरली स्टेशनरी, और देखा जाए तो पूरी तरह से स्टेशनरी होते हैं, जैसे पौधे बस एक जगह पर रहते हैं, कहीं चलते फिरते नहीं, ऐसे ही। एंड दे हैव नो ब्रेन्स, नर्व्स, ऑर्गन्स और मसल्स। और इनके इस पौधे में कोई ब्रेन नहीं होता, कोई नर्व नसें नहीं होती, इनके कोई हाथ, पैर, आंत, हार्ट, ये सब नहीं होता, और कोई मसल्स नहीं होते। लेकिन ये सूरज की रोशनी के ऊपर डिपेंड नहीं करते पौधों की तरह। लोगों को लगता था कि पौधे हैं, लेकिन ये पौधे नहीं हैं। ये जानवरों की तरह खाना खाते हैं। अब साइंटिस्ट कहते हैं कि धरती का जो सबसे पुराना जानवर है वो है सी स्पॉन्ज। When they think of sea sponge, they are probably picturing a creature that's like a kitchen sponge. It soaks up everything around it. आप जब इसके बारे में सोचते होंगे सी स्पॉन्ज, तो आपको लगता होगा जैसे आपके किचन में स्पॉन्ज है, वैसे एक स्पॉन्ज है जो आसपास में हर चीज़ को सोख लेता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये खाली खाना और ऑक्सीजन नहीं सोखता, ये बड़े इंटेलिजेंट हैं। जैसे हम इंसान खाना खाते हैं, उसके बाद कचरा निकालते हैं, ऐसे ही ये जो स्पॉन्जेस हैं ये बहुत एडेप्ट हैं। एडेप्ट वर्ड सुना है कहीं? जेनुगा में सुना है। ये बहुत एक्सपर्ट हैं किस चीज़ में? फिल्टरिंग आउट टॉक्सिक सब्सटेंसेस। जब आपको कोई टॉक्सिक सब्सटेंस दे दिया जाए तो उसको ये साफ़ कर देते हैं, और जो अनहेल्दी पार्टिकल्स हैं उसको निकाल के फेंक देते हैं। हमारे नाक में, हमारे मुंह में, हमारे आंत में, हमारे सांस की नली में ढेर सारे छोटे छोटे फ्लैजेलाज हैं, बहुत छोटे छोटे। वो मूव करते हैं। जो अब देखते हैं यहाँ पर, जब बलगम जमा हो जाता है, बलगम जमा होता है, वो एक
लिम्फैटिक सिस्टम की वजह से जमा होता है। उसमें लिम्फ नाम का एक फ्लूइड होता है जो चिपकाता है हार्मफुल बैक्टीरियाज को, पकड़ता है और फिर बाहर फेंकता है। हमारी बॉडी में वो बनता है बाहर फेंकने के लिए मटेरियल, तो हम उसको देखते हैं, अरे फेंकना है, इसको निकालना है। खून नहीं निकालने का मन करता, पूरी बॉडी में खून दौड़ता है, लेकिन जब वो स्ट्रेंजर लगता है, अजनबी, तब हम उसको फेंकते हैं। तो ऐसे ही इस पौधे में भी ढेर सारे फ्लैजेला हैं जो बहुत छोटे छोटे बाल की तरह हैं। वो करंट क्रिएट करते हैं, ऐसे मूवमेंट, और वहाँ से न्यूट्रिएंट्स को पकड़ा जाता है और बैक्टीरियाज को फेंका जाता है। जो काम की चीज़ है, जो हमको सर्वाइव करने के लिए हेल्प करेगी, उसको तो ये इकट्ठा करता है, और जो बैक्टीरियाज हैं, जो नुकसान वाली चीज़ें, उसको फेंक देता है। वो बाहर की दीवार से पानी लेते हैं और कुछ ऐसी चीज़ दिखाई देती है, ऐसा लगता है जैसे उनका मुंह है, वहाँ से पानी फेंक देते हैं। शरीर से पानी लेते हैं, मुंह से फेंक देते हैं। और हम जैसे खांसते हैं तो बलगम निकलता है, ऐसे ही ये बलगम भी फेंक सकते हैं अपने पोर्स में से, अपने गड्ढों में से। कुछ सी स्पॉन्जेस का तो ये माना जाता है कि 2-2 हज़ार साल तक जी पाते हैं, जबकि इनका शरीर इतना मजबूत नहीं है, बहुत सॉफ्ट और बहुत पोरस है, बहुत आसानी से कोई आदमी तोड़ देगा। उनका अपना स्केलेटल, जैसे हमारी हड्डी होती है, ऐसे इनके अंदर भी हड्डियों जैसा कुछ स्ट्रक्चर है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत ड्यूरेबल है, बहुत दिन चलता है। और जब कोई जीव जंतु आता है, इनको खा जाता है, तो ये बस मर नहीं जाते, वो सर्वाइव कर जाते हैं सर्वाइवल पॉड्स के रूप में। एक तरह से उसके सेल्स जो बचे हैं, वो जैसे ही कंडीशंस इंप्रूव होती है, नया स्पॉन्ज बना लेता है। दिस कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब, फिल्टर एंड अडेप्ट enables स्पॉन्ज टू ग्रो एंड थ्राइव। यही क्वालिटी है स्पॉन्ज की। वो सबसे पहले एब्जॉर्ब करता है ज़रूरी चीज़ें, फिल्टर करता है कौन सी उसमें से गैर ज़रूरी चीज़ें हैं। उसके बाद वो एक्सपर्ट है इसी चीज़ की वजह से, एब्जॉर्ब करने की वजह से और फिल्टर करने की वजह से। वो आज तक डायनासोर से भी पुराना जानवर है। ये सबसे दुनिया में पुरानी प्रजाति सी स्पॉन्ज है। और अगर आप इंसान हैं और आप भी सर्वाइव करना चाहते हैं, थ्राइव करना चाहते हैं किसी काम में, किसी टैलेंट में, तो ये क्वालिटी आपके अंदर भी होनी चाहिए। कौन सी? एब्जॉर्ब, फिल्टर। और जब हम कहते हैं स्पॉन्ज बनना, तो ये खाली मेटाफर नहीं है कि हमको ना अच्छी अच्छी बातों को इकट्ठा करना चाहिए और फिर बाद में उसमें फ़िल्टर करना चाहिए। नहीं, खाली इतनी बात नहीं है, ये एक कैरेक्टर स्किल है। तो कह रहे हैं ये स्पॉन्ज बनना एक तरह का कैरेक्टर स्किल है, एक तरह की प्रोएक्टिविटी है। प्रोएक्टिविटी मतलब आपके माइंड और बॉडी में आप 10 लोगों के बीच में खड़े हो जाओगे, और अगर ये चीज़ आपके अंदर है तो आप दूसरों से अलग दिखाई दोगे। ये जो प्रोएक्टिविटी है, ये वो चीज़ है जो आपको आपके आसपास के लोगों से अलग करती है। तो ये स्पॉन्ज वाली एक्टिविटी भी ऐसी ही एक कैरेक्टर स्किल है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है अपने अंदर का पोटेंशियल को खोजने के लिए। अगर आप इम्प्रूव होना चाहते हैं तो इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करती है कि आपने कितना ज़्यादा क्वांटिटी इकट्ठा किया, कितना ज़्यादा देखा, पढ़ा, सुना, ना। ये डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन यू टेक इन। आप किस टाइप की इंफॉर्मेशन लेते हो, उस पर आपका टैलेंट डिपेंड करता है। आप अगर 500 किताबें पढ़ लो, या बहुत से लोग हैं जो सालों से अखबार पढ़ रहे हैं, तो वो लोग बिल गेट्स या रमन महर्षि नहीं बन पाएंगे। हाँ, लेकिन हो सकता है एक ही आदमी गीता के कुछ लोग को ऐसे समझ जाए कि वो रमन बन जाए, या फाइनेंस की दुनिया का कुछ बेसिक चीज़ को समझ में आ जाए कि वो अंबानी बन जाए। तो इट्स नॉट अबाउट क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, कितना ज़्यादा आप जानते हैं वो बात नहीं है। इट इज़ अ क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू टेक इन। और ग्रोथ इस चीज़ का मामला नहीं है कि आप कितना मेहनत करते हो। ग्रोथ डिपेंड करता है कि आप कितने सही तरीके से सीखते हो, हाउ वेल यू लर्न। इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर समझना है तो अपने को सीखना समझना होगा। बूस्टिंग द रिटर्न ऑन एफर्ट, बूस्टिंग द रिटर्न ऑन एफर्ट। एक लाइव एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझते हैं। वो एग्जाम्पल है, एक लड़की है मेलोडी हॉब्सन, उसके बारे में। वो अकेली माँ की बच्ची थी, मतलब उसके पिता नहीं थे, और उसके 6 सिबलिंग्स थे। उसमें से सबसे छोटी बच्ची थी, उसका नाम था मेलोडी हॉब्सन। उसका बचपन बहुत ही मुश्किल से बीता। उसकी मम्मी बेचारी बहुत गरीब थी और अपना घर का बिल नहीं दे पाती थी। सर्दी बहुत ज़्यादा होती है यूएस वगैरह में, तो बहुत बार बेचारे गर्म करने के लिए पानी को हॉट प्लेट मतलब जैसे हम लोग ये नहीं है जिसमें हमारा छोटा सा की केटल, उसमें पानी गर्म कर करके हम नहाएं। ऐसे बहुत सालों तक बेचारे ऐसे ही गरीबी में हॉट प्लेट में पानी गर्म करते थे नहाने के लिए।
और बहुत बार तो ऐसा होता था कि बेचारी जब घर आती थी स्कूल से देखती थी, अरे बिजली कट गया, है ही नहीं, फ़ोन कट गया, पैसे नहीं दिए। और उसकी माँ बेचारी कभी ये बिल पे कर रही है, उसको रोक रही है, अगले महीने उसको दे रही है, किसी तरह से गुजारा कर रही थी। और फाइनेंशियल क्राइसिस होते जाते थे, मतलब पैसे की किल्लत होती थी। एक तो उनकी बेसिक यूटिलिटीज़, खाना, छत, रुपया, पैसा, ये सब तो उनके पास था नहीं। इसी के साथ साथ उनकी कार को भी रीप्रोसेस कर दिया जाता था और उनको बेचारों को बार बार अपना घर छोड़कर कहीं और जाना पड़ता था। कहने का मतलब है बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। लेकिन मेलेडी को बचपन से लगा था मुझे ना आईवी लीग में पढ़ना है, हार्वर्ड में, प्रिंसटन में, स्टैनफोर्ड, ऐसे किसी कॉलेज में पढ़ना है। बेचारी क्लास में पिछड़ी हुई थी, लैगिंग करती थी, सबसे फेलियर बच्चों में से थी। जब वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में पहुंची तो बेचारी ठीक से पढ़ नहीं पाती थी, किताबों पे कंसंट्रेट नहीं कर पाती थी, उसको पढ़ना नहीं आता था अंग्रेज़ी। उसको एक ऐसी क्लास में डाल दिया गया जहाँ बहुत कमज़ोर बच्चे होते हैं कि उनको धीरे धीरे पढ़ाया जाए। आज जो मेलेडी है वो एक बहुत सक्सेसफुल फर्म की CEO है, इन्वेस्टमेंट फर्म की, एक तरह से बैंक नहीं, इन्वेस्टमेंट बैंक। शी चेयर्स द बोर्ड ऑफ स्टारबक्स। स्टारबक्स जानते हैं आप लोग? स्टारबक्स सबसे महंगी कॉफ़ी की चेन है जो इंडिया में आई है। तो किसके साथ पार्टनरशिप करके आई है? टाटास के साथ। उसकी ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है और टाइम्स मैगजीन में दुनिया के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोगों में से इसका नाम है। ये खाली प्रिंसटन में इसमें एडमिशन नहीं लिया, ये दुनिया की पहली ब्लैक औरत होगी जिसके नाम पे एक कॉलेज खुलेगा US में। चलो हम लोग जोड़ते हैं इस पूरे हमारे कंपनी में क्या चांसेस है कि महीने के 3 लाख रुपए या 4 लाख रुपए महीना कमा पाएगा। मैं कमा लूँगा, बड़ी मम्मी कमा लेंगी, और हमारे बाद दिलीप अंकल कमा लेंगे। और बहुत मुश्किल है 3 लाख कमाना, दिलीप अंकल की सैलरी। चलो, लेकिन लगता तो यही है कि भाई दिलीप मैनेजर है तो क्या पता वही कमा लें। मैं एक ये तो ऑड्स है भाई। और सुधीर कि भाई उसकी भी सैलरी ठीक ठाक है। उसके बाद कौन है जो 3 लाख रुपए महीना कमा पाएगा? श्रवण कमा पाएगा, गरिमा, वैभव, अनिकेत, शुभम। अगर कोई इसमें से ऐसा काम कर पाएगा जो कि इम्पॉसिबल है तो उसको बोलेंगे बीटिंग द ऑड्स। ऑड्स ये था, मतलब चांसेस ये है कि ये ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आज से 10 साल पहले मैं ये नहीं इमेजिन कर सकता था कि मेरा अपना इतना बड़ा बिल्डिंग यहाँ होगा। मैं इमेजिन नहीं कर सकता। मेरे पास थॉट यही था कि अपना किराए का मकान होगा और आराम से खाएंगे पिएंगे, टीवी देखेंगे, मोटरसाइकिल है, कार भी थी मेरे पास, ऑल्टो थी, मैंने सोचा और अच्छी कार हो जाएगी, लेकिन अपना सेंटर होगा और उसमें 30-40 लोग काम करेंगे, ये मैंने इमेजिन नहीं किया था। एक तरह से मैंने क्या किया? ऑड्स को बीट किया। कह रहे हैं अगर कोई पूछेगा कि मेलेडी ने ऑड्स कैसे बीट किया, इतनी गरीब पिछड़ी हुई बच्ची कैसे इतना आगे बढ़ गई, तो लोग कहेंगे भैया लेजेंडरी वर्क एथिक्स, मतलब मेहनत किया, ईमानदारी से, लगन से। लेजेंडरी वर्क एथिक मतलब जो दुनिया के सबसे अच्छे लोग जैसे काम करते हैं वैसे काम किया। टाइम से उठी, टाइम से सोई, सब मेहनत किया, सारे इम्तिहान दिया, सब कुछ अच्छे से किया। जब वो एलिमेंट्री स्कूल में थी तो उसका बस का एक्सीडेंट हो गया था, जिससे स्कूल जाती थी। बाकी बच्चे वेट कर रहे थे कि बस आएगी तब जाऊंगी। इसको लगा बस नहीं आ रही, कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाती हूँ। In high school, she repeatedly earned straight A's, served on an student council executive board, edited Spirit page of the yearbook, and volunteered as the treasurer and the vice president of the Substance Abuse Prevention Club, as well as tutor to the local elementary schoolers. और जब ये हाई स्कूल में पहुंची तो हर एक सब्जेक्ट में स्ट्रेट ए लाती थी, 90% के ऊपर आता था। इसके साथ साथ ये स्टूडेंट काउंसिल एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मेंबर थी। इसके साथ साथ जो स्कूल का ईयर बुक निकलता था उसको एडिट करती थी। इसके साथ साथ वो वहाँ ट्रेजरर थी, उसमें वॉलंटियर थी और वाइस प्रेसिडेंट थी, खास तो उन टीम में जहाँ पर सब्सटेंस अब्यूज़ को रोका जाता है। अगर कोई ड्रग ले रहा है तो उसमें जाकर के हेल्प करती थी। देखा जाए तो ये तकरीबन वैसी ही है जैसा सिद्धांत, डॉक्टर सिद्धांत प्ले में भी काम कर रहे हैं, फिल्मों में भी काम कर रहे हैं, म्यूज़िक में भी काम कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, तांत्रिक मांत्रिक के यहाँ भी जा रहे हैं, मेडिटेशन भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रही है और पढ़ने में भी टॉपर है। अगर आप मेलेडी की कहानी को देखेंगे तो ऐसा लगता है कि ये रैग्स टू रिचेस की कहानी है। रैग्स टू रिचेस मतलब जैसे हमारे कोई बहुत गरीब आदमी, अंबानी बहुत गरीब आदमी थे। पता है क्या करती थे शुरू में? धीरू भाई अंबानी
पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते थे। ऐसे ही आपको मेलेडी की कहानी लगेगी, रैग्स टू रिचेस, मतलब बोरे से एकदम अमीरी। रैग्स मतलब बोरा, फटे हाल। आज से तकरीबन 100 साल पहले एक बहुत महान सोशियोलॉजिस्ट थे। सोशियोलॉजिस्ट मतलब जो सोसाइटी के बारे में स्टडी करते हैं कि सोसाइटी में क्या हो रहा है। उनका नाम था मैक्स वेबर, जिन्होंने प्रोटेस्टेंट वर्क एथिक का काम को ट्रेस किया। प्रोटेस्टेंट वर्क एथिक्स, ये प्रोटेस्टेंट क्या होते हैं पता है कुछ? प्रोटेस्टेंट और कैथलिक ये दो ग्रुप हैं क्रिश्चियंस के। जैसे मुस्लिमों में सिया और सुन्नी दो टाइप के मुस्लिम होते हैं। हिंदुओं में तो ढेर सारे हिंदूज हैं, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, अलग अलग टाइप के हैं। लेकिन क्रिश्चियंस में मेनली दो टाइप के क्रिश्चियंस होते हैं, एक है प्रोटेस्टेंट और एक है कैथलिक। फिर मैंने इन दोनों में मेन डिफरेंस खोजा। जो कैथलिक हैं वो 2000 साल पुराने हैं। जीसस क्राइस्ट जब मर गए उसके बाद में चर्च बना और धीमे धीमे वो एक संस्था बनी जो आज दुनिया की सबसे अमीर संस्था मानी जाती है। उसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? रोम में। क्रिश्चियंस, कैथलिक, जहाँ कहीं पर भी चर्च है, चर्च, और जहाँ कहीं पर भी फादरी है, वो सब क्रिश्चियंस हैं। और इसका हेड ऑफिस है रोम में। और इन सब का सबसे बड़ा सीनियर ऑफिसर कौन है? पोप। कृष्णमूर्ति बताया करते थे 100 साल पहले जब वो थे, लोग एक तरफ जो क्रिश्चियंस होते थे फॉरेन के, थियोसॉफिकल सोसाइटी को अगर ज्वाइन कर लिया तो उनके घर में दो फोटोज़ लगी रहती थी। एक तरफ पोप की फ़ोटो, क्योंकि वो सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी है उनके रिलीजन का, और दूसरी तरफ कृष्णमूर्ति की फ़ोटो लगती थी बचपन की, क्योंकि उनको माना जाता था कि गौतम बुद्ध के अवतार आने वाले हैं। तो एक तरफ हो गए कैथलिक क्रिश्चियन। लेकिन तकरीबन 500 साल पहले एक आदमी हुआ था मार्टिन लूथर। उसने पहली बार ये कहा, ये पोप के चक्कर में मत पड़ो, वो पंडित पुरोहित हैं, अगर भगवान से जुड़ना है तो डायरेक्ट जुड़ो। तो इस तरह से उन्होंने प्रोटेस्ट किया चर्च के अगेंस्ट में। तो इसलिए जो उसको फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं प्रोटेस्टेंट। समझे? क्रिश्चियंस में दो ग्रुप हो गए, एक प्रोटेस्टेंट और एक कैथलिक। कैथलिक, जो कैथलिक हैं वो पोप को फॉलो करते हैं, पंडितों को फॉलो करते हैं, और जो ये हैं प्रोटेस्टेंट हैं, इनके यहाँ भी फादरी होते हैं, लेकिन ये लोग कहते हैं भाई हम मालिक नहीं है, तुम्हारा रिश्ता सीधे भगवान से है। अब सुनिए, मैक्स वेबर नाम का एक आदमी था जिसने प्रोटेस्टेंट वर्क एथिक्स का काम को, प्रोटेस्टेंट वर्क एथिक मतलब जो लोग भी प्रोटेस्टेंट चर्च में जाते थे उनका वर्क एथिक्स को ट्रेस कर रहे थे, इसका असर ट्रेस कर रहे थे। प्रोटेस्टेंट वर्क एथिक्स वर्क एथिक्स क्या होता है? उसूल जो काम करते हैं। बिल्कुल सही। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपने काम को इसलिए सही तरीके से करते हैं क्योंकि उनको लगता है काम अच्छे से होना चाहिए। एक बहुत बढ़िया यूट्यूब टेड टॉक है उसका, बेरी शॉर्ट्स का। वो कहता है कि एक आदमी को अगर आप अच्छा काम करने के लिए पैसे देते हैं तो आप उसको बोल रहे हैं कि अच्छा काम मत करो। नहीं समझे? मान लीजिए कोई आदमी झाड़ू लगाता है रोज़ ईमानदारी से, और आप उसको बोलते हैं अरे वाह तुमने बहुत अच्छा झाड़ू लगाया, अब तुमको अच्छा झाड़ू लगाने के लिए हम पैसा दे रहे हैं। तो आप उसको बोल रहे हैं कि तुम नॉर्मली अच्छा काम मत करो, जब तुमको पैसा मिलेगा तब अच्छा काम करो। तो आप उसका वर्क एथिक्स ख़राब कर रहे हैं। इंसेंटिव सिस्टम से लोगों का वर्क एथिक्स ख़राब हो गया। समझ में आया? वर्क एथिक्स मतलब आपके अपने खुद के उसूल, पैसे की वजह से नहीं, डर की वजह से नहीं। बहुत से ऐसे उसने बेरी शॉर्ट्स ने एग्जांपल दिया है कि ख़ास तौर से हॉस्पिटल्स में जहाँ पर मरीज़ ऐसे हैं जो बेहोश हैं, आईसीयू में हैं, कोमा में हैं, वहाँ पर झाड़ू ना लगाए कोई नौकर, किसी को पता नहीं चलेगा 2-3 दिन। लेकिन उसमें भी बहुत से ऐसे नौकर हैं जो अपनी ईमानदारी से काम करते हैं। तो एक प्रोटेस्टेंट वर्क एथिक है। जो लोग भी प्रोटेस्टेंट चर्च को मानते हैं उनका एक काम करने का एथिक्स है। ये सभी रिलीजन्स में होता है, बट यहाँ पर प्रोटेस्टेंट वर्क एथिक्स को स्टडी कर रहे हैं। अब अगर आप चर्च में चले जाइए तो चर्च में साफ़ सफाई है। हम लोग उसी मंदिर में गए थे जो अक्षरधाम के मंदिर में, बहुत साफ़ है। अरे भाई हम लोग ताज की बात कर रहे थे, ताज होटल में, वहाँ पर भी अपना वर्क एथिक्स है। तो मैक्स वेबर
ट्रेस्ड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी गेन्स इन अचीवमेंट टू प्रोटेस्टेंट वर्क एथिक्स। कहते हैं कि प्रोटेस्टेंट वर्क एथिक्स जब दुनिया में आया, मतलब जब चर्च आया तो उसकी वजह से एक नया वर्क एथिक्स आया और उसका असर पूरी दुनिया में क्या हुआ वो पढ़ाई कर रहे थे। ये कहते हैं इससे पहले कि जब प्रोटेस्टेंट लोग आए थे, लेबर जो था वो ईवल था, मतलब लोग काम करते थे लेकिन एक तरह से गुलामी की तरह काम करते थे, नौकरवाद था, लोग मारते थे, पीटते थे और लोग काम करते थे। जब प्रोटेस्टेंट चर्च आया तो तुम प्रोटेस्टेंट हो, तुम एक तरह से प्रोटेस्टेंट, भाई जैसे हिंदू होते हैं ऐसे प्रोटेस्टेंट हैं, तो तुम्हारा जब तुम काम करते हो तुम्हारा मॉरल ऑब्लिगेशन है कि तुम अच्छा काम करके सोसाइटी को इम्प्रूव करो। अगर तुम अच्छा काम करोगे तो सोसाइटी एनरिच्ड होगी। कृष्णमूर्ति भी यही कहते हैं, गुडनेस जब तुम्हारे अंदर होगी तो सोसाइटी बदलेगी। नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं कि सोसाइटी ख़राब है इसलिए मैं ख़राब हूँ। कृष्णमूर्ति कहा करते थे जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मेरे आसपास की सोसाइटी ठीक हो जाएगी। और मुझे जब ये बात समझ में आई तो मैंने कहा ये ले आशीष भाई, अपनी सोसाइटी बनाओ, निकल जाओ अपने घर से, खुद कमाओ, तुम्हें जैसा घर चाहिए, जैसा परिवार चाहिए वैसा बनाओ। तो बोलते हैं कि जो प्रोटेस्टेंट मतलब कि अपना मेहनत करो, अच्छा काम करो और सोसाइटी को प्रोडक्टिव बनाओ। प्रोटेस्टेंट चर्च आने के बाद दुनिया में डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन ये वर्च्यूज़ बन गए। वर्च्यूज़ मतलब अच्छी क्वालिटी। जैसे हमारे सच बोलना, जैसे हमारे घर में सुबह उठना कोई वर्च्यू नहीं माना जाता। पापा मम्मी मानते हैं कि सुबह उठोगे तो अच्छी बात है, हम लोग नहीं मानते। लेकिन जब प्रोटेस्टेंट आए तो डिटर्मिनेशन मतलब कोई आपने कोई बात सोची है उसको करना, और डिसिप्लिन, समय से उठना, समय से सोना, समय से खाना, सब चीज़ टाइम से करना, ये चीज़ दोनों वर्च्यू बन गई। सोसाइटी में लोग इसको इज्जत से देखने लगे। आइडलनेस एंड वेस्टफुलनेस बिकेम वाइसेस। खाली बैठना और अपना टाइम को बर्बाद करना ये बन गया वाइस। वाइस मतलब बुराई। लोगों ने जो खाली बैठे निकम्मे लोग थे उनको देख करके खराब बोलना शुरू कर दिया। और शायद इसीलिए आज जब कोई आदमी किसी को देखता है और वो मेहनत कर रहा है तो लोग उसकी तारीफ़ करते हैं। दे वर्शिप द अल्टर ऑफ हसल। मेहनती लोगों को लोग वर्शिप करते हैं, और जो परसिस्टेंस दिखाते हैं, जो लगे रहते हैं, अपने जुटे रहते हैं, उनको भी लोग तारीफ़ करते हैं। बट द डिस्टेंस वी ट्रैवल इज़ ड्यू लेस टू हाउ मच लेबर वी डू दैन द फ्रूट इट बेयर्स। लेकिन जब हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं तो वो केवल इस पर डिपेंड नहीं करता है कि हमने कितना मेहनत किया है, वो इस पर भी डिपेंड करता है कि उस मेहनत का फल क्या आया है। ये बड़ी नई चीज़ है जो भी हम पढ़ेंगे ना इस बार ह्यूमन स्पॉन्ज में, एकदम नई चीज़ है। नॉट लॉन्ग अगो इकोनॉमिस्ट सैशा बेकर एंड लेजर वॉसमैन डिसाइडेड टू टेस्ट द इम्पैक्ट ऑफ प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन ऑन ग्रैंड स्केल। बहुत साल नहीं, बस कुछ टाइम पहले दो इकोनॉमिस्ट थे जो रुपए पैसे की पढ़ाई कर रहे थे दुनिया में, सैशा बेकर और लेजर वॉसमैन। इन्होंने सोचा कि यार प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन जो दुनिया में इतना बड़ा क्रांति हुई थी, बहुत लोग मरे भी। जैसे हिंदू मुस्लिमों की लड़ाई होती है तो बहुत लोग मरते हैं, ऐसे ही इनकी लड़ाई में बहुत लोग मरे। तो उसमें उनका इम्पैक्ट क्या पड़ा सोसाइटी में, ग्रैंड स्केल पे पूरी दुनिया में क्या पड़ा, उसको स्टडी कर रहे थे। डिड इट अफेक्ट व्हाट पॉपुलेशन अकम्प्लिश्ड। क्या ये नए सिस्टम आने की वजह से पॉपुलेशन, जो नई पॉपुलेशन आई, उनकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आया। दे फाउंड दैट अ प्रोटेस्टेंट बिलीव्स स्प्रेड एंटायर कंट्रीज हैड हायर इकोनॉमिक ग्रोथ। कि जहाँ जहाँ पर भी प्रोटेस्टेंट लोग पहुँचे वहाँ पर ज़्यादा पैसे कमाए गए। बट इट वॉजंट नेसेसरली बिकॉज पीपल वर सडनली वर्किंग हार्डर। लेकिन खाली इसलिए नहीं हुआ क्योंकि लोग अचानक से खूब मेहनत करने लगे, नहीं, ऐसा नहीं था। अभी जो प्रोटेस्टेंट की बात हो रही है, कैथलिक की बात नहीं हो रही। नहीं, दुनिया में कैथलिक तो 2000 साल से थे, लेकिन जो दुनिया में ज़्यादा इम्पैक्ट आया ये लोग मान रहे हैं ये प्रोटेस्टेंट की वजह से आया। अब प्रोटेस्टेंट क्या मानते हैं, मेहनत करो, ईमानदारी करो, इस तरह की क्लीशे बातों पर विश्वास करते हैं। लेकिन खाली उसी पर नहीं हुआ, उससे भी कुछ अलग हुआ। द मोस्ट एरियाज वेयर प्रोटेस्टेंट्स टुक होल्ड द हिस्टोरिकली डोमिनेंट रिलीजन वॉज कैथलिज्म। देखिए जहाँ जहाँ पर कैथलिज्म था, मतलब कैथलिक लोग थे, वहीं पर प्रोटेस्टेंट भी डेवलप हुए, क्योंकि वो लोग भी ईसा मसीह को मानते थे, ये भी ईसा मसीह को मानते थे। एट द टाइम द कैथलिक चर्च मेंटेन्ड केयरफुल कंट्रोल ओवर बाइबल। ये वो टाइम था जब कैथलिक्स बोलते थे बाइबल को और कोई नहीं पढ़ सकता, केवल पोप पढ़ सकता है। एक फिल्म है, आप लोग देखिएगा, द बुक ऑफ एलाई। हाँ, उसमें डेंजल वॉशिंगटन है,
और मैं बताऊंगा नहीं, इस फिल्म का पूरा सीन एकदम क्लासिक फिल्म है। डेंजल वॉशिंगटन है, द बुक ऑफ एलाई। खैर, ये आज भी जो लोग ब्राह्मण मानते हैं अपने आप को, जो लोग अपने आप को किसी रिलीजन का बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी मानते हैं, वो लोग नॉलेज पर अपना कब्जा रखते हैं। ठीक ऐसे ही हुआ कि कैथलिक चर्च वाले मानते थे कि बाइबल पर हमारा कंट्रोल है। कैथलिक्स टिपिकली एब्जॉर्ब इट्स टीचिंग्स ओरली एट चर्च। और जो कैथलिक्स होते थे वो लोग चर्च में ये सारी की सारी जानकारी ओरली लेते थे, अपने गुरु जी से, पंडित जी से, पोप से ले लेते थे। मार्टिन लूथर चेंज्ड दैट। मार्टिन लूथर ने पहली बार इन सब चीज़ को बदल दिया। He wrote the first influential German translation of the Bible and preached that every school in every town should teach children to read scripture. ये वो पहला आदमी था जिसने पहली बार जर्मन में बाइबल को लिखा, और उसने ये भी कहा कि बाइबल खाली चर्च में पोप नहीं पढ़ेगा, फादरी नहीं पढ़ेंगे, हर स्कूल में हर बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए। बाइबल को जर्मन ट्रांसलेशन में किया। अच्छा, बाइबल को पहली बार जर्मन में ट्रांसलेशन किया, और उसने कहा बच्चों को खाली ये किताब नहीं पढ़नी चाहिए, सारी स्क्रिप्चर्स पढ़नी चाहिए। दैट मेंट पीपल हैड टू लर्न टू रीड। लेकिन इसका मतलब है कि भैया पढ़ना भी तो आना चाहिए, पढ़ना नहीं आएगा तो किताब कहाँ से पढ़ोगे। एंड वंस दे कुड रीड, अ होल वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन वॉज एट देयर फिंगर टिप्स। और एक बार लोग पढ़ पाते हैं तो खाली बाइबल नहीं पढ़ेंगे, तब ढेर सारी जानकारी है जो उनके उंगलियों पे होगी। दे कुड लर्न एवरीथिंग एल्स एट अ मच फास्टर रेट। एक बार उनको पढ़ना आ गया, अंग्रेज़ी पढ़ना, हिंदी पढ़ना आ गया, भाषा पढ़ना आ गया, तो सब कुछ बहुत तेज़ी से सीख सकते थे। बेकर एंड वॉसमैन आर्ग्यूड दैट द इंजन ऑफ प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन वॉजंट वर्क एथिक्स सो मच एज लिटरेसी। वॉसमैन और बेकर जो स्टडी कर रहे थे इकोनॉमिक्स को, कहते हैं भैया इन्होंने मेहनत करना नहीं सिखाया, इन्होंने लिटरेसी फैला दिया। आज से 50 साल पहले या शायद 100 साल पहले पूरे इंडिया भर में इलिटरेसी थी। मुझे याद है, अभी आप किसी भी रोड पे चले जाइए, किसी भी रोड पे, किसी भी शहर में आपको मिलेगा प्राथमिक शिक्षा केंद्र, प्राइमरी स्कूल। और उस प्राइमरी स्कूल में गवर्नमेंट मुफ्त में बच्चों को पढ़ाती है। ये ऐसा 50 साल पहले नहीं था। 50 साल पहले केवल वही लोग अपने बच्चों को पढ़ा सकते थे जिनके पास पैसा हो। आज गवर्नमेंट ने अपना खुद का अरबों रुपए लगा करके हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक शहर में, गांव-गांव में भी प्राथमिक शिक्षा केंद्र बना दिए, प्राइमरी स्कूल्स बना दिए, और अभी भी उसकी सैलरी जाती है। ये लिटरेसी फैली दुनिया में। लिटरेसी मतलब पढ़ पाना, अंग्रेजी पढ़ पाना, हिंदी पढ़ पाना। देखा है ना स्कूलों में, मतलब फिल्मों में दिखाते हैं, अंगूठा छाप हो क्या, पढ़ना नहीं आता क्या। जिसको पढ़ पाना, लिख पाना है उसको बोलते हैं लिटरेट, जो पढ़ पाता है, और जो नहीं पढ़ पाता उसको बोलते हैं इलिटरेट। तो ये जो प्रोटेस्टेंट चर्च की वजह से हुआ, वो खाली वर्क एथिक बहुत नहीं फैला, क्या फैला, लिटरेसी फैली। Look at the two graphs of the proportion of Protestant in different countries in 1990s. बोलते हैं दो ग्राफ देखिए, ये जहाँ जहाँ पर प्रोटेस्टेंट थे वहाँ पर जीडीपी बढ़ गई। यहाँ मैं 2-3 देशों के बारे में बताता हूँ। कंट्रीज़ विथ फ्यू प्रोटेस्टेंट, यहाँ पर बहुत कम प्रोटेस्टेंट लोग थे, ब्राज़ील, इटली, मेक्सिको। आज भी ये सब देश बहुत गरीब हैं। देखिए, ब्राज़ील, इटली और मेक्सिको टेंडेड टू हैव बोथ लो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड लो लिटरेसी रेट। ब्राज़ील में, इटली में और मेक्सिको में दोनों चीज़ें कम हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ भी, रुपया पैसा भी कम कमा रहे हैं, और साथ ही साथ वहाँ पर लिटरेसी रेट भी बहुत कम है। सिंपल सी बात है यार, जहाँ कहीं पर भी पढ़ाई ज़्यादा हुई वहाँ पर ग्रोथ ज़्यादा हुई। द कंट्रीज दैट वर स्वेप्ट अप in Protestant Reformation from Germany to Great Britain to Sweden tended towards higher economic growth and greater literacy. वही कह रहे हैं, जर्मनी में, ग्रेट ब्रिटेन में, स्वीडन में, जहाँ जहाँ भी ज़्यादा प्रोटेस्टेंट्स थे वहाँ ज़्यादा लिटरेसी थी। ऑफ कोर्स इट्स पॉसिबल टू ड्रॉ कैजुअल कंक्लूजन फ्रॉम कोरिलेशन। इसके साथ साथ बोलते हैं 450 कंट्रीज़ को और स्टडी किया गया, और सबको देखा गया कि विटनबर्ग वो जगह थी जहाँ पर मार्टिन लूथर था जर्मनी में। तो जो देश, जो शहर विटनबर्ग के पास था उसकी ज़्यादा कमाई हुई, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा लिटरेसी थी।
To the extent the living near the origin of Protestant Reformation raised people's income, it was entirely attributed to the gains to the ability to read and write. देखा जाए तो इस प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की वजह से बहुत से लोग मरे, लेकिन उसका फ़ायदा केवल बाइबल पढ़ना नहीं हुआ, उसका फ़ायदा हुआ ability to read and write, पढ़ पाना और लिख पाना. The lesson here is layered. The progress we normally chalk up to working hard may actually be due to working smarter. यहाँ पर जो लेसन मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो आमतौर पे कहा जाता है ना कि खूब मेहनत करो, वो एक्चुअली मामला मेहनत करने का नहीं है, वो है वर्किंग स्मार्ट, समझदारी से काम करो. कॉग्निटिव स्किल्स आरंट सफिशिएंट फॉर लर्निंग बट दे आर नेसेसरी. हमारे आँख नाक कान जब काम करते हैं तो वो तो चाहिए, अगर आप कोई चीज़ सीखना चाहते हैं. कॉग्निटिव स्किल तो चाहिए, लेकिन वो खाली पर्याप्त नहीं है. अगर आपको कुछ सीखना है तो खाली आँख कान नाक काम कर रहा है तो खाली पर्याप्त नहीं है. बेसिक लिटरेसी मेक्स इट पॉसिबल टू लेवरेज कैरेक्टर स्किल मोर इफेक्टिवली. अगर कोई आदमी पढ़ पाता है तो उसका कैरेक्टर भी ज़्यादा स्ट्रांग होने के चांसेस होते हैं. क्यों? देखेगा, रीड करेगा अपनी गलतियों को देख करके. अगर कोई आदमी बुक्स पढ़ पाता है तो वो खोजेगा कि मैं अपनी गरीबी में से कैसे निकलूं, और जब पढ़ेगा तब उसको समझ में आएगा जो मेरे मन में नॉर्मली चोरी करने का मन करता है, काम चोरी करने का मन करता है, ये गलत है. वैसे उसको नहीं मालूम पड़ेगा गलत है कि नहीं. क्यों नहीं मालूम पड़ेगा? पता ही नहीं कैसे ये गलत है. क्योंकि उसको बॉडी में लगता है कि नॉर्मली तो करना चाहिए. तो जो लोग भी पढ़ पाते हैं उनको अच्छा बनना, कैरेक्टर डेवलप करना ये आसान हो जाता है. उनको एक अपने माइंड के अगेंस्ट कोई चीज़ पढ़ पाना, समझ पाने के लिए एक पॉसिबिलिटी मिलती है. नहीं तो हमारा माइंड जिसको बोलेगा अच्छा वही करेंगे हम. बेसिक लिटरेसी मेक्स इट पॉसिबल टू लिवरेज कैरेक्टर स्किल्स मोर इफेक्टिवली. ये जो बेसिक आपकी लिटरेसी है, किताबें पढ़ पाना, लिख पाना, इसकी वजह से आपका जो कैरेक्टर स्किल है उसको मजबूत कर सकते हैं. टू बी प्रोएक्टिव इन लर्निंग मोर एंड लर्निंग फास्टर. इसकी वजह से आप ज़्यादा पढ़ पाएंगे, ज़्यादा सीख पाएंगे और बहुत तेज़ी से सीख पाएंगे. Prosperity rises as people become more capable of absorbing new ideas and filtering out old ones. आपकी घर में गरीबी ख़त्म हो जाएगी, अमीरी और बढ़ जाएगी जैसे जैसे आप नए नए आइडियाज़ को एब्जॉर्ब कर पाओगे और पुराने आइडियाज़ को फिल्टर कर पाओगे, स्पॉन्ज की तरह. Cognitive skills that amplify our ability to take in and understand information lay the groundwork for becoming a sponge. हमारे अंदर में आँख नाक कान तो है, लेकिन केवल आँख नाक कान रहने से ही हम पढ़ नहीं पाएंगे. जब आप ABCD पहचान पाओगे पहली बार, जब आज तो अनुज भाग गया, अभी तक उसको ये नहीं पता है कि ABCD क ख ग घ 1 2 3 4 ये भी कॉग्निटिव स्किल है. आप ए को जब तक दिमाग में बार बार ए के साथ जोड़ोगे नहीं, बी के साथ जोड़ोगे नहीं, तब तक उसको पढ़ नहीं पाओगे, पकड़ नहीं पाओगे. कॉग्निटिव स्किल एम्पलीफाई करता है आपका ग्राउंड वर्क, जिसकी जो आपको स्पॉन्ज बनाएगा. As we become more sponge-like, we become better equipped to achieve greater things. जैसे जैसे हम स्पॉन्ज की तरह बनेंगे मतलब सही इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना और परिस्थिति के साथ अपने आप को बदलना. आज मैंने भाई वीडियोस देखा. आज पता है मैंने क्या किया? इंस्टाग्राम पे अपना बैंक अकाउंट ऐड किया है. पैसा मिल सके. उसमें है ऑप्शन, उसमें डायरेक्ट पैसा नहीं मिलता, गिफ्ट के ज़रिए पैसा मिलता है. उसमें लिखा होता है अर्न गिफ्ट. तो आपका अगर चैनल अप्रूव कर देता है तो उसमें आप अर्न गिफ्ट कर सकते हैं. तो मैंने अपना बैंक अकाउंट नंबर ऐड किया, पैन कार्ड नंबर ऐड किया. ये सारी की सारी चीज़ें बेसिक कॉग्निटिव स्किल है. मेरे को आ पाया क्योंकि मैं खुद देख रहा था, खोज रहा था, और खाली मेरा नहीं था, ये मेनली मम्मी का था. मम्मी ने बोला ट्राई करो. एज वी बिकम स्पॉन्ज लाइक वी बिकम बेटर इक्विप्ड टू अचीव ग्रेटर थिंग्स. जैसे जैसे हम स्पॉन्ज की तरह बन जाएंगे, हम और बड़ी बड़ी चीज़ों को ले पाएंगे. To paraphrase the words from Hamilton, you get a lot farther by being left self-smarter. Hamilton कहता है आप बहुत दूर तक जा सकते हो अगर तुम सेल्फ स्टार्टर हो तो. मतलब क्या है? जब तक कोई धक्का मार मार के कुछ कराएगा, जैसे कि इन बच्चों को हम मीटिंग लेते हैं, सुधारते हैं, समझाते हैं, वो सेल्फ स्टार्टर नहीं है. बहुत दूर तक कौन जाएगा? जो अपने आप से अपने आप को बदलना चाहता है. That's what Melody हॉब्सन्स डिड. और यही चीज़ किया था मेलेडी हॉब्सन्स ने. वो सेल्फ स्टार्टर थी. कल पढ़ेंगे. 2 चीज़ें हमने पढ़ी. एक तो भाई थोड़ा सा स्पॉन्ज के बारे में पढ़ा. स्पॉन्ज बताता है कि आपको राइट इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए, राइट न्यूट्रिएंट्स लेना चाहिए और ख़राब को निकालना चाहिए.
तभी आप सर्वाइव कर पाएंगे। और फिर हमने देखा किस तरह से प्रोटेस्टेंट की वजह से पूरी दुनिया में क्या बढ़ा, लिटरेसी बढ़ा, और लिटरेसी की वजह से क्या हुआ, ग्रोथ हुई, जीडीपी बढ़ी, अमीरी बढ़ी। आज हम लोग जो इस अच्छे से मकान में रह रहे हैं, पता है किसकी वजह से रह रहे हैं? हमारे खानदान में कौन सबसे लिटरेट है? पापा जी। और हमने कौन मेलेडी हॉब्सन, उसके बारे में पढ़ा। ठीक है, बहुत बहुत नई चीज़ें पढ़ने वाले हैं अभी हम इसमें।